हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमने ईवीएस यानी कि पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और इन प्रश्नों को लिया है और इनको अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। सारे प्रश्नों को डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये जो आज मैंने प्रश्न लिए हुए हैं ये पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न है, या फिर सुपर टेट ले लें या फिर यूपी टेट ले लें, उनमें ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आज मैंने उनको लिया है। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और आज के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर पहला हमारा क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सब जानते हैं कि वो मनाया जाता है 5 जून को। अब 5 जून को मनाने का इसका रीज़न क्या होता है उसको भी हम जानते हैं। तो देखिए, दुनिया ने एक पहली बार कदम उठाया था पर्यावरण के विषय में, एक दुनिया ने पहला कदम उठाया था और उसमें एक सम्मेलन का आयोजन करवाया था और उस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन उस सम्मेलन का नाम था और वो सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था वो? तो वो हुआ था 1972 ईस्वी में और उस दिन 5 जून का दिन था। कौन सा दिन था? 5 जून का दिन था। ठीक है ना। और इस सम्मेलन में एक सिद्धांत अपनाया गया था। वो सिद्धांत क्या अपनाया गया था? एक ही पृथ्वी। ठीक है ना। एक ही पृथ्वी का एक सिद्धांत अपनाया गया था। इसमें बोला गया था कि पृथ्वी एक ही है। ठीक है ना। एक ही पृथ्वी का एक सिद्धांत अपनाया गया था। और दोस्तों, इसी सम्मेलन में एक नई संस्था का जन्म हुआ था और उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है यूनेप। ठीक है ना। उस संस्था का नाम है यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है ना। तो इस संस्था का भी इसमें जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों 5 जून को पूरी दुनिया ने एक निर्णय लिया कि 5 जून को हम इस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको हम मनाएंगे। ठीक है। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न को लेते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों कहा जाता है मृतक बच्ची। मृतक बच्ची को ही हम अपघटनकर्ता के रूप में जानते हैं। इसका दूसरा नाम अपघटनकर्ता ही है। और इनका काम क्या होता है कि जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको आसानी से अपना शिकार बनाते हैं, उनको अपना खा जाते हैं और खाने के बाद में क्या करते हैं कि उनको एकदम कंकाल छोड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर मर जाते हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में क्या होता है कि उनमें बहुत ही बारीक उसमें जीवाणु या कवक के फॉर्म में उसमें हमारे वो चिपक जाते हैं। ठीक है। और चिपकने के बाद में क्या करते हैं कि उसके जो मांस होता है, जानवरों का जो मांस होता है, उसको पूरी तरीके से वो ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद में वो सिर्फ कंकाल के लिए छोड़ते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारे अपघटनकर्ता यानी कि मृतक बच्ची जीव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? यहाँ पे ऊर्जा होगा दोस्तों। ठीक है। तो ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। क्या ये सही हो जाएगा दोस्तों? क्या उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता सही हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो सबसे पहला हमारा आता है उत्पादक। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा उत्पादक। सेकंड नंबर पे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा उपभोक्ता और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? अपघटनकर्ता। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्रम में कौन सा लगा हुआ है। तो पहला नंबर जो हमारा है वो लगा हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक दोस्तों वो होते हैं जो कि पेड़ पौधे, घास फूस जो उगाते हैं। ठीक है ना, वो हमारे होते हैं उत्पादक। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उन पेड़ पौधों को खाते हैं उनको कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है ना। और उनमें उपभोक्ता भी कई चरण में होते हैं। उपभोक्ता जैसे 3 चरण में होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे, घास फूस खाते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, अच्छा जो घास फूस दोस्तों जो जानवर जो घास फूस खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गया, तो वो होते हैं प्योर शाकाहारी। है ना। वो कैसे होते हैं? प्योर शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। है ना। आगे मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा भी। इसके बाद तृतीयक वाले आ जाते हैं, वो एकदम प्योर मांसाहारी होते हैं। वो एकदम क्या करते हैं? उनमें शेर वगैरह आ जाते हैं, चीता वगैरह आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो द्वितीयक वाले को खा जाते हैं और फर्स्ट वाले को भी खा सकते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। तो हमारा ये सही क्रम आ जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के फॉर्म में हमारा ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? दोस्तों देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। एक टाइप ये हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उनकी क्या नाम है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक में हमारा क्या क्या आ जाता है? तो जैविक घटक में हमारा, जैविक का मतलब क्या होता है? जैविक का मतलब दोस्तों होता है जीवित, और अजैविक का मतलब जो होता है जो जीवित ना हो। है ना। इसमें जैविक का मतलब होता है जिसमें सांस चलती हो, इसमें कोशिकाएं हों, मतलब जो 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 मतलब
उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे हैं लिविंग थिंग्स और ये हैं नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उत्पादक क्या जैविक घटक में यानी कि लिविंग थिंग्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इसमें हमारे उपभोक्ता में हमारे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आ जाएंगे। अजैविक घटक में हमारे कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व और ये क्या हमारा जलवायु, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है ना। तो अजैविक घटक इसमें कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा कवक, ठीक है ना। अब कवक हमारा क्या है, कवक हमारा जो है वो है जैविक घटक, है ना। तो इसमें अजैविक घटक नहीं की बात की जा रही है। तो अजैविक घटक कौन नहीं है, तो ये कवक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जैविक घटक है। अब प्रोटीन जो है वो हमारा अजैविक घटक है, मृदा हमारा अजैविक घटक है, फास्फोरस हमारा अजैविक घटक है, यानी कि ये तीनों जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जो कवक हैं, कवक है ना, कवक शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें वृद्धि होती है ना। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र का खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, वो क्या सबसे ऊंचे स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों मांसाहारी। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा है प्रथम चरण, ये हमारा द्वितीय चरण, ये है तृतीय और ये है चतुर्थ, है ना। तो ये हमारे कुछ स्टेप हो गए। अब देखिए, ये स्टेप में जो हमारा ये जो घास फूस जो सबसे नीचे है, ये हमारा वो कहलाता है उत्पादक। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये उत्पादक कहलाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है ना। तो जो तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, ये घास फूस कौन खा रहा है, ये बकरी गाय वगैरह खा रही हैं। और इन गायों कौन खाता है या बकरियों कौन खाता है, तो ये लोमड़ी खाती है। और इन लोमड़ियों को कौन खा जाता है, तो वो होते हैं चीता यानी कि शेर, है ना। तो ये कुछ जो सबसे उच्च, और उसमें पूछा गया है सबसे उच्च स्तर का, सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो ये है चीता यानी कि शेर। तो ये प्योर मांसाहारी होगा। शेर चीता जो होते हैं वो कभी भी घास फूस नहीं खाते, वो हमेशा क्या खाते हैं, वो हमेशा मांस को ही अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे उच्च स्तरीय जो उपभोक्ता होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा मांसाहारी। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत हमारा क्या है, सभी हम सब जानते हैं कि मुख्य स्रोत हमारा क्या है, वो है सूर्य का प्रकाश। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश पर ही डिपेंड है, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमारी खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। अगर वो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे हमको अनाज नहीं दे पाएंगे, फल फ्रूट नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, वो दोनों किसी न किसी तरीके से हमको क्या करता है, सूर्य का प्रकाश ही हमारा मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को क्या कहते हैं, तो उनको हम दोस्तों कहते हैं जैव सांद्रण, ठीक है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जैव सांद्रण। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो पारिस्थितिकी तंत्र का गठन किसने किया। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी कि पारितंत्र क्या होता है। इसमें हम अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र एक ही चीज़ होता है ना। और इसकी जो सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो सर्वप्रथम इसका गठन यानी कि इसका प्रतिपादन किया था, उसने किया था, उसका नाम है A.G. टेंसले साहब हैं। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और उन्होंने इसका प्रतिपादन 1935 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। वहीं पे एक आ जाएगा शब्द पारिस्थितिकी, क्या कहा आ जाएगा, पारिस्थितिकी एक शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा पारिस्थितिकी एक शब्द आ जाएगा हमारा। तो पारिस्थितिकी जो होता है, यानी इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी का सबसे पहला जो प्रयोग किया था उनका नाम है अर्नेस्ट हिकल। उनका नाम दोस्तों क्या है, तो उनका नाम है अर्नेस्ट हिकल, ठीक है। उनका नाम है अर्नेस्ट हिकल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हिकल जो है, उन्होंने हमारे इकोलॉजी का जो प्रयोग किया था उन्होंने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो प्रकृति की क्या होती है, वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये भी हम अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहीं पे अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम अगर बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा कहता क्या है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। और पर्यावरण के जैविक घटक में क्या सम्मिलित हैं, भूमि सम्मिलित है, वायु सम्मिलित है, या पौधे सम्मिलित है, या जल सम्मिलित है। तो इसमें दोस्तों पर्यावरण के जैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, है ना, जो जीवित हों।
तो जैविक घटक में हमारे क्या शामिल हैं, तो वो शामिल हैं पौधे, ठीक है। बाकी ये पौधे भूमि, वायु और जल, ये तीनों अजैविक घटक में आ जाएंगे। तो पौधे जो है वो हमारा जैविक घटक के फॉर्म में आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि जैविक घटक के 3 फॉर्म में है, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। 3 फॉर्म में है। उपभोक्ता के 3 इकाइयाँ हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा जो जैविक घटक है वो हमारा पौधे के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या कहता है कि भू रासायनिक, ये देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा भू, ठीक है। भू पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो हमारा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, आप सब लोग जानते हैं इसको अच्छी तरीके से। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम यहीं बात करें तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों आप लोगों में कई लोग जानते भी होंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का लागू हुआ। और ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये एक्चुअली है क्या, तो इसको मैं बता देता हूँ कि देखिए जहाँ पे एक तरफ दुनिया भर के लोग 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजित कर रहे थे, तो ये जो क्या हुआ था कि यह अधिनियम 1972 में जो मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त जो हमारी इसको क्या बोलते हैं स्टॉकहोम को जो बैठक हुई थी, उसी घोषणा को लागू करने के लिए ये पारित किया गया था ये अधिनियम, ठीक है ना। ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल थी, है ना। और ये लागू कब हुआ था, तो इसको पारित कब किया गया था ये अधिनियम, तो वो पारित कब किया गया था दोस्तों, तो ये पारित किया गया था 19 नवंबर को, ठीक है ना। 19 नवंबर 1986 को दोस्तों ये लागू किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस अधिनियम को जो प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना को कैसे तैयार किया जाए, उसका ये प्रमुख उद्देश्य था, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कैसे तैयार किया जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा प्रमुख उद्देश्य था इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अब देखिए खाद्य श्रृंखला ये हमारी एक पिरामिड के फॉर्म में बना हुआ है, ये सीधा पिरामिड है। इस पिरामिड के फॉर्म में अगर बना हुआ तो इसको हम कहते हैं दोस्तों उत्पादक, इसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इसको हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और इसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। अब किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, वो किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो शाकाहारी जो होते हैं, देखिए यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएंगे हमारे, ये प्राथमिक उत्पादक तो हमारे ये हो जाएंगे। उत्पादक कौन है, उत्पादक हमारे घास फूस हैं, है ना। उत्पादक हमारे कौन है, तो उत्पादक हमारे घास फूस हैं ये वाले, है ना, ये हमारे उत्पादक हो जाएंगे। और इसमें बात कर रहा है शाकाहारी की, तो इस श्रृंखला में शाकाहारी कौन है, तो इस श्रृंखला में दोस्तों शाकाहारी जो हैं वो हमारे हो जाएंगे ये, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये वाले, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं इनको ये हमारे हो जाएंगे प्योर शाकाहारी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे हैं इस श्रृंखला में शाकाहारी का काम करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है। इकोसिस्टम जो कि मैंने आपको पीछे बताया अभी था, इकोसिस्टम की सही डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी दोस्तों सही डेफिनेशन जो होती है कि जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र, ठीक है ना। देखिए इस दुनिया में हर एक चीज़ अगर संतुलित रहेगी तभी हमारा ये जीवन है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। सब चीज़, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, है ना, चाहे वो कोई भी चीज़, आप इस दुनिया में इस आसपास की चीज़ों में जो भी चीज़ दिख रही है वो अगर संतुलन में नहीं होगा, अगर इस दुनिया का संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो सारा का सारा सभी लोगों का जीवन एकदम नष्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज़ एक संतुलन में आवश्यक होती है। हर एक चीज़ जो होते हैं, हर एक तंत्र जो होता है, पर्यावरण हो चाहे वो जीव समुदाय हो कोई भी हो, वो संतुलित रहना चाहिए एकदम, ठीक है ना। तो ये हमारी एकदम सही डेफिनेशन हो जाएगी। यहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी पारितंत्र के तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो किसी पारितंत्र के जो तत्वों का जो चक्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। ये याद रखिए, ये यूपी टेट में कम से कम हज़ारों बार पूछ चुका है, जब से लगभग एक ही दो साल नहीं आया होगा, बाकी हर बार ये हमारा यूपी टेट में आता है जैव भू रासायनिक चक्र वाला, ठीक है ना। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगर अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है। चिपको आंदोलन आप सब जानते हैं। तो चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन है, तो उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा उनका नाम है। और चिपको आंदोलन दोस्तों स्टार्ट कब हुआ था, तो मैं बता दूं कि
1973 ईस्वी में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन की जो शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा ने जो 1973 में जो स्टार्ट की थी, वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था उत्तराखंड। ये देखिए यूके, आप उत्तराखंड समझिएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड में एक गोपेश्वर नाम का एक शहर था, है ना। तो वहाँ पे और एक गोपेश्वर शहर के एक रेनी नामक एक गांव था दोस्तों। तो रेनी नामक गांव, वहाँ से ये इस आंदोलन, चिपको आंदोलन जो था उसकी स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये आंदोलन किसके लिए था, तो ये आंदोलन, इस आंदोलन में दोस्तों क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो पेड़ों से चिपक कर क्या करती थी, पेड़ों की रक्षा करती थी इस आंदोलन में, है ना। पेड़ों से, इसमें महिलाएं क्या होती थी, पेड़ों से चिपक कर इसकी रक्षा करती थी दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया। और दोस्तों इसी में अगर बात करें तो आंदोलन की अगर बात छिड़ी है, तो एक हमारा चिपको आंदोलन हो गया। एक दोस्तों बात करें, एक होता है अपिक्को आंदोलन, ठीक है ना। कौन सा है दोस्तों, अपिक्को आंदोलन, ठीक है। तो एक अपिक्को आंदोलन है। तो दोस्तों अपिक्को आंदोलन स्टार्ट हुआ था हमारा 1983 ईस्वी में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अपिक्को आंदोलन को जो आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया था ये पांडुरंग हेगड़े ने। कौन से थे वो, कौन थे, तो पांडुरंग हेगड़े थे वो, है ना। और इस जो अपिक्को आंदोलन जो 1983 ईस्वी में पांडुरंग हेगड़े जी ने स्टार्ट किया था, उसमें क्या हुआ था, ये भी एक, ये दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहलाता है। देखिए ये हमारा उत्तर भारत का चिपको आंदोलन है, और ये अपिक्को आंदोलन है, ये हमारा दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखिए हम सब जानते हैं, पीछे मैंने ये प्रश्न करवा दिया है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जा रही है, ठीक है ना, उत्पादक की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे उपभोक्ता की बात की जा रही है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हमारे कहलाएंगे ये। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, बकरी हो गए, गाय हो गई, खरगोश हो गए, है ना, चूहा हो गए, ये सब हमारे क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्योर शाकाहारी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एकदम प्योर शाकाहारी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता हमारे होते हैं। अब यहीं पे दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जब मोर सांप खाता है, अब इसको स्टेप को समझिएगा। जब मोर जो होता है वो सांप खाता है, सांप कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े जो होते हैं वो हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे समझिएगा। इसको मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे बाज की जगह यहाँ पे हम कर दें मोर, इसकी जगह पे हम बाज की जगह हम क्या कर दें, मोर को रख दें, ठीक है ना, बाज की जगह मोर को कर देते हैं। तो ये जो मोर है सबसे पहले क्या खाता है, मोर जो होता है वो सबसे पहले सांप को खाता है, ठीक है, सांप को खा लिया। अब जो सांप जो होता है वो किसको खा रहा है, वो सांप जो होता है वो कीड़े मकोड़ों को, सांप क्या करता है, मेढकों को भी खाता है ना। तो इनको खा रहा है, कीड़े मकोड़ों मेढकों को खा रहा है। अब जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो किसको खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं हरे पेड़ पौधों को, यानी कि घास फूस को, है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, मोर का पोषक तल पूछा गया है। तो इसका मतलब इसका पोषक तल पूछा गया है। तो मोर का जो पोषक तल होगा वो क्या कहलाएगा, तो मोर का पोषक तल दोस्तों कहलाएगा हमारा खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर। क्या कहलाएगा, ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ये दोस्तों एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा। तो मोर का पोषक तल हो जाएगा हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है दोस्तों। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रथम चरण के जो उपभोक्ता होते हैं वो कहलाते हैं। ये दो प्रश्न आपको पीछे करवा भी चुके हैं 2 बार। प्रथम चरण के उपभोक्ता ये वाले जो होंगे वो हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये भी आप दोस्तों आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, जो कि आज का हमारा एक आखिरी प्रश्न होगा हमारा। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला के परस्पर जो समूह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं खाद्य संजाल। देखिए एक होता है खाद्य श्रृंखला, एक होता है खाद्य संजाल।
तो खाद्य जो श्रृंखला होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलती है, जैसे हमारे पहले आ जाएंगे, पहले नंबर वो उत्पादक, फिर सेकंड नंबर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर चतुर्थ उपभोक्ता, फिर पाँचवें नंबर के उपभोक्ता। और जो दोस्तों जो बता दूं कि खाद्य श्रृंखला में अधिकतम जो श्रृंखला होती है वो पाँच स्तर तक हुई हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। अब बात करते हैं खाद्य संजाल की। तो खाद्य संजाल क्या होते हैं, तो ठीक है, खाद्य संजाल हमारे होते हैं कि एक टाइप के, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी कोई श्रृंखला नहीं होती है, ये एकदम पूरा जाल तरीके बुना हुआ होता है। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग खाद्य श्रृंखला में पढ़ रहे थे कि पेड़ पौधों को सिर्फ शाकाहारी जीव जंतु ही खाते हैं, कीड़े मकोड़े ही सिर्फ खाते हैं, है ना। पेड़ घास फूस को कीड़े मकोड़े बकरी वगैरह खाते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि घास फूस भी है हमारी, छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, बड़े पेड़ भी हैं। तो बड़े पेड़ जो होते हैं वो जिराफ भी खाते हैं, गैंडा भी खाते हैं। छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं वो टिड्डियाँ खाते हैं, चूहे खाते हैं, है ना। ये हिरन हमारे जो झाड़ियाँ होती हैं उनको खाते हैं। मतलब ये जो फिगर है ना वो एक तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखला में नहीं है, सीरीज में नहीं है, इसको ये एकदम पूरा जाल नुमा बना हुआ है। तो इसीलिए इसको हम खाद्य संजाल के फॉर्म में हम बात करते हैं। जैसे एक मान लो हो गया चने का साग, मान लो ले लिया हमने, तो चने का साग दोस्तों बकरियां भी खा सकती हैं, कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं, टिड्डियां भी खा सकती हैं, है ना, और भैंस भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है, और जो चने का साग को इंसान भी खा सकता है। तो कुल मिला के कई लोग जो एक दूसरे से एकदम आश्रित रहते हैं संजाल के फॉर्म में एकदम, है ना। कोई मतलब कोई चीज़ को अगर एक दूसरा ये भी कर रहा है, वो भी उसी चीज़ कर रहा है, वो भी चीज़ उसी से, तो एक कुल मिला के एक पूरा एकदम संजाल नुमा, एक जाल नुमा बुना हुआ है। तो इसीलिए इसको मैं, हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा कहलाएगा खाद्य संजाल। तो दोस्तों आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज मैंने उनको लिया हुआ था, और ये जो प्रश्न थे दोस्तों वो सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड थे, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। जितने भी प्रश्न मैंने आज लिए हुए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये। और दोस्तों मैं अगर बात करूं, मैं सुपर टेट की स्पेशल वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए भी। उसमें मैं क्या करवाऊंगा कि सुपर टेट का जो भी सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, है ना। जैसे जीके का ये ले लें, तो जीके में हमारा क्या है, जीके में हमारी जैसे टॉपिक में दिया है नदियाँ, तो मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं सारे का सारे जितनी भी भारत में नदियाँ हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे हो गया पर्वत, तो मैं पर्वत के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसको मैं वीडियो अपलोड इसमें करूँगा जल्दी ही। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो चाहिए और जो मेरे बने हुए जो सुपर टेट के जो नोट्स हैं वो अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मैं आप लोगों को इसी तरीके से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और इसी तरीके से जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।